पांडे हमने कहा था कि भाई रिवीजन करते रहिए आप लोग, है ना। तो उम्मीद है आप लोग किए होंगे, है ना। तो वो मुझे वो दिख रहा था कि कितना किए हैं आप लोग। ओके, तो थोड़ा सा कर लीजिए रिवीजन। तो जब तक हम नहीं करवाएंगे तब तक होने वाला नहीं है रिवीजन। खैर, तो देखिए, गौरी दत्त जी जो है ना बहुत पहले पैदा हो गए थे, 1836 में ही पैदा हो गए थे, ठीक। गौरी दत्त, और इनकी किताब जो देवरानी जेठानी है प्रकाशित हुई थी 1870 में, लगभग जब ये 35 साल के थे, 34 साल के थे, तब प्रकाशित हुई थी देवरानी जेठानी। तो याद रहेगा, गौरी दत्त पैदा हो गए थे 1836 में, और उपन्यास लिख रहे हैं ये वाला 1870 में, ठीक है। ऐसे ही आप लाला श्रीनिवास दास जी को देखेंगे तो ये 58 में पैदा हुए थे, 1858 में ना, ओके। और 1882 में ये उपन्यास लिखते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा को, क्योंकि आपको पता है कि इसे शुक्ल जी के द्वारा प्रथम उपन्यास माना जाता है, ओके, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, ठीक। याद रहेगा या नहीं 1882? यस सर। तो सर 82 तो हो गया परीक्षा गुरु का ये प्रकाशन वर्ष ना। हाँ हाँ और ये 58 हो गया लाला श्रीनिवास का जन्म। हाँ हाँ। ओके सर। ओके, चलिए, प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, ये तो आई थिंक आपको पता होगा, है ना। कब हुआ था? 80 में। 1880। 1880 ईस्वी में हुआ था, है ना। हाँ, ईस्वी विशेष तौर पे मैं जोड़ रहा हूँ, 1936। ठीक है। 1936 में। 1880 ईस्वी विशेष तौर पे मैं जोड़ रहा हूँ, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। क्यों सर, सम्मत में दिया जाता है क्या? हमको नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी बातें देखें आप लोग, है ना। एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है, ओके। और गोदान कब लिखते हैं? ये 1936 में, ठीक है। याद रहेगा, पैदा हुए 1880 में, लिखते हैं गोदान, जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो 1936 में लिखते हैं। अज्ञेय जी 1911 में पैदा होते हैं देवरिया में, आपको पता है, ठीक है। और शेखर एक जीवनी का प्रकाशन होता है कब? 1941 में ना, ठीक है, ओके। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब पैदा होते हैं? 1907 में, जब महादेवी जी पैदा होती हैं, है ना। और एक 1907 किसी और का भी आज हमने बताया था ना, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते हैं 1946 में, ठीक है। और आप लोग आज एक काम करिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास का ईयर सहित याद कर लीजिएगा, और उस पर फोकस कर लीजिएगा कि किसके विषय में क्या लिखा गया है ना। तो सरस्वती पांडे में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उतने ही इन्फॉर्मेशन के आधार पर हो सकता है कि प्रश्न दे दे, क्योंकि प्रश्न पूछता है। तो ये चीज़ आप अपने एंड से करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ओके। समझ? क्या बोल मैंने ये कहा क्या कि उपन्यास सेक्शन में जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास के विषय में कुछ कमेंट कर लिखा हुआ है ना सरस्वती पांडे में, अच्छा अच्छा। तो उस पेज को, और कमाल ये है कि मैं सरस्वती पांडे छुआ हूँ, ठीक है, और एग्जैक्ट वही पेज निकला है पहली बार में एग्जैक्ट वही पेज, है ना, 277 पेज पे है, ओके, और एग्जैक्ट वही पेज निकला है ये आश्चर्यजनक रूप से कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है, ओके। तो आप लोग इतनी बार पढ़िए कि आपका हाथ, आपको किताब भी समझने लगे कि हाँ क्या छुआ जा रहा है और कैसे निकलना है, ओके। ये जादू होता है, ओके। तो चलिए, अब हमारे सामने मैं आ ही गया तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। उसके अच्छा, चलिए इस सेक्शन को हम पहले बाद में कर लेंगे, पहले हम एक साथ में ये कर लेते हैं, ओके। रेणु जी कब पैदा हुई आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए रेणु जी के विषय में कब पैदा हुई? 1921 में 1921 में, और मैला आंचल लिखते हैं 1954 में, ठीक है। 54 में। यशपाल 1903 में पैदा होते हैं, और ये पहला झूठा सच का पहला पार्ट 1958 में लिखते हैं, ओके। बाद में दूसरा पार्ट कब लिखा जाता है, क्योंकि दोनों पार्ट आपके सिलेबस में 60 में, ओके।
तो चलिए आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। अमृत लाल नागर 1916 में पैदा होते हैं, जब वर्ल्ड वार हो रहा होता है तो अमृत सारे होते हैं। और मानस का हंस लिखते हैं 1972 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलसी के जीवन पर आधारित है, तुलसी के जीवन पर आधारित है यह उपन्यास। ओके। भीष्म साहनी जी हैं ना, और भीष्म साहनी क्या ये प्रकाशन कब हुआ मानस हंस का? 1972। अच्छा। ठीक है, मानस के हंस प्रकाशन 1972 में, और तुलसी के जीवन पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद हमारे सामने है, समझ 70 है क्या? 1970 नहीं 73 में, तमस 1973, और भीष्म साहनी लिखते हैं 1915 में पैदा होते हैं। श्रीलाल शुक्ल के विषय में हमने देखा था, ये 1925 में ही पैदा हुए हैं, जिस वर्ष कृष्णा सोबती पैदा हुई हैं उसी वर्ष श्रीलाल शुक्ल भी पैदा हुए हैं, दोनों 1925 में पैदा हुए हैं। ओके, तो ये, और राग दरबारी 1968 में लिखा जाता है, आपको पता है। वैसे ही जिंदगी नामा का प्रकाशन कब होता है? जिंदगी नामा का प्रकाशन 1979 में होता है, और कृष्णा सोबती 1925 में आती है, श्रीलाल शुक्ल भी। ठीक है, मनु भंडारी को आज ही बताया गया है 1931 में, और आपकी बंटी लेकर के आती है 1971 में। ठीक है, धरती धन्ना अपना, काली नाम का कैरेक्टर धरती धन्ना अपना में, कौन सा कैरेक्टर है? काली। ओके, और जगदीश चंद्र 1930 में। तो ये आपके माइंड में रहे तो ठीक रहेगा। ठीक, तो एक एंगल से आपने देख लिया उपन्यास को, एक एंगल से। सर लास्ट का मतलब राइटर का जन्म और ईयर क्या बोले? 1930 है ना, जन्म 1930 में पैदा होते हैं, और साथ ही साथ धरती धन्ना अपना 1972 में लिखते हैं। ओके, चलिए इतना ध्यान रहेगा। ओके, तो क्या इनके पात्रों के विषय में बात कर दूं क्या हम? हाँ, जी सर। इनके तो हम पात्रों के विषय में बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 72 या 73 है सर? रुकिए सर। 72 सर 72। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर इसके ऊपर का जो पेज है थोड़ा दिखा देंगे? ओके, मैं पेज छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिखे। ओके, किसी को ऊपर देखना है, किसी को नीचे। 1 मिनट रुकिए, को जुड़ना चाह रहे हैं शायद, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। और हो सकता है कि आपको सीरीज में लगाने के लिए आ जाए, तो उसमें आप जो है गच्चा नहीं खाएंगे। और सीरीज में लगाने का मतलब होता है कि आपको या तो डायरेक्ट ईयर दे रहा होगा, या फिर किताबों के नाम दे देंगे और कहेंगे सीरीज में लगाइए, तो आप कर लेंगे ना। ठीक, सर श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब है? श्रीलाल शुक्ल और कृष्णा सोबती एक ही ईयर में जन्म, 1925 1925 में ना। 1925। ठीक है, तो कुछ पात्र हैं, ठीक है, उसके विषय में हम बात करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। ओके, चलिए सर पिछली बार हमको बताइए सर थोड़ा सा। क्या हो गया? सर हमको बता दीजिए ना सर, क्या दोनों का ईयर थोड़ा किसका? सा ऊपर कीजिएगा सर। सर एक बार ऊपर से थोड़ा रिवीजन कर दीजिए। गौरी दत्त 1836 में पैदा हुए, 1870 में देवरानी जेठानी लिखते हैं। लाला श्रीनिवास दास 1858 में पैदा हुए, 1882 में प्रेक्षा गुरु लिखते हैं। म्यूट हो जाइए, म्यूट होइए। प्रेमचंद 1880 में पैदा होते हैं, गोदान 1936 में लिखते हैं। अज्ञे 1911 में पैदा होते हैं, शेखर एक जीवनी 1941 में। 41। ठीक है, और ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में पैदा होते हैं, 1946 में बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते हैं। रेणु जी 1921 में पैदा होते हैं, और लिखते हैं कब? 1954 में। ठीक है, वैसे 1903 में किसकी आवाज़ है? प्लीज़ अपने आप को म्यूट करिए, अरुंधति।
या कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है। बानभट्ट की आत्मकथा 1946 से बोले हाँ, हैं। 1946। रेणु जी 1921 में पैदा होते हैं और 54 में लिखते हैं महिलांचल। यशपाल 1903 में पैदा होते हैं, झूठा सच 1958 में लिखते हैं। अमृतलाल नागर 1916 में पैदा होते हैं और मानस का हंस लिखते हैं 1972 में। ऐसे ही भीष्म साहनी जी हैं 1915 में, तमस 73 में। श्रीलाल शुक्ल और कृष्ण सोबती 1925 में पैदा होते हैं और राग दरबारी लिखा जाता है 68 में और जिंदगी नामा 79 में। ओके। उसके बाद मनु भंडारी 1931 में पैदा होती हैं और आपका बंटी जो है 1971 में लिखती हैं। और जगदीश चंद्र जो है 1930 में पैदा होते हैं, धरती धन अपना 1972 में लिखते हैं। इतना भी आपको यदि याद रहा तो आपका काम हो जाएगा। ओके। कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, बताइए। बीच में जो कॉल आया था, है ना, तो अब पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ हुआ था। खैर, अब जहाँ से भी हुआ हो, आई थिंक मुझे लग रहा है ना उसी समय से हुआ था। देवरानी जेठानी देख लीजिए भाई, जिनका छूट गया। ओके, देवरानी जेठानी, है ना। सर्वसुख जो है आगरा का व्यापारी है ना। उसके बाद उसके बड़े बेटे का नाम दौलत राम है और छोटे बेटे का नाम छोटे है। बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, सुखदई है। देवरानी जेठानी का नाम ज्ञानो है। बस इतनी बात है। ओके। अब हम परीक्षा गुरु के बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत के 4 प्रकरण 41। तो मेरठ का बलिया बोले हैं ना। अच्छा, मेरठ था, मेरठ मैंने आगरा बोल दिया क्या? मेरठ, जी ठीक है। हाँ सर, ठीक हम ठीक। काट के लिख लिए। अरे काट के नहीं लिखना था, मेरठ यदि मैंने बताया तो मेरठ ही होगा, है ना। मेरठ बोले थे। हाँ, मेरठ। ज्ञानो क्या था? ज्ञानो जो है ना, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऊपर में मैंने लिख। जेठानी। जेठानी। हाँ, ठीक। अच्छा अच्छा। तो 41 टोटल प्रकरण है ना। 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 हमने देखा और 39 40 41 देखा। तो 1 2 3 4 का नाम देख लेते। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगीत का कल, मित्र मिलाप, और इधर प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परमावधि। इतनी बातें थी। ओके, ये फास्ट मोड में हो रहा है क्योंकि छूट गया था आपका। अब परीक्षा गुरु के पात्र देखते हैं। ओके, परीक्षा गुरु ही अभी हम देख रहे हैं, 1882 में पब्लिश है। ओके, परीक्षा गुरु में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा पात्र तो नहीं, है ना। इसमें सबसे बड़ा पात्र कहने जैसा कुछ है नहीं। ओके, पात्र आते हैं जाते रहते हैं। ओके, एक लाला मदन मोहन है। ओके, लाला मदन मोहन। और देखिए, शुरुआती उपन्यासों में आप देखेंगे कि व्यापारी लोग ज़्यादा हैं। ओके, लाला मदन मोहन है। मास्टर शंभू दयाल है ना, ज्ञान देते रहता है खाली, शंभू दयाल। ओके, मास्टर शंभू दयाल है, खूब ज्ञान देता है। ब्रज किशोर है ना, अच्छा आदमी रहता है और इसे चाहते रहता है कि इसको सदगति मिले। ओके, मुंशी चुन्नी लाल है, मिस्टर ब्राइट भी है। मुंशी चुन्नी लाल को मैंने लिखा नहीं है, अब चाहे तो लिख लीजिए चुन्नी लाल, मुंशी चुन्नी लाल है। ओके, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। चुन्नी लाल ब्राइट है सर? नहीं, एक ब्राइट है, एक चुन्नी लाल है। ठीक है, और उपन्यास मतलब और पात्र हैं जिसको हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और पात्र में है बाबा बैजनाथ, पंसारी का लड़का, हर गोविंद, है ना, लाला जवाहर लाल, हर किशोर। ओके, पर जाने दीजिए, इतने चीज़ काफ़ी है। ओके, अब हम चलते हैं प्रेमचंद के उपन्यास पर। ओके, प्रेमचंद के उपन्यास क्या लगा हुआ है आपके यहाँ? गोदान। ओके, तो गोदान को हम देखते हैं। ठीक है, गोदान में बहुत सारे पात्र हैं। कुल मिला के कितने पात्र हैं? 84 पात्र हैं। ये बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इतने पात्र तो आपको याद रहेगा नहीं, मुझे पता है। ओके, प्रमुख पात्र ही हम देखेंगे, अन्य पात्रों को छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा पात्र गोदान में कौन है? होरी। ओके, होरी के आसपास देख लेते, होरी का परिवार देख लेते हैं पहले। ओके, होरी जो है ना, 2 भाई है। पत्नी से पहले भाई की बात होनी चाहिए कि नहीं? वो हीरा और शोभा, क्योंकि भाई पहले आता है, बाद में पत्नी आती है। ओके, सामान्यतः ऐसा ही होता है, कई बार भाई बाद में आता है, पत्नी पहले आ जाती थी, ऐसा होता था पहले। ओके, अब पत्नी के विषय में बात कर लेते हैं। धनिया जो है,
पत्नी है। ओके, उसके बाद बेटे का क्या नाम रहता है, पता है आप लोगों को? गोबर गोबर गोबर। गोबर गोबर गोबर, गोबर बेटा है। ओके, और गोबर की पत्नी का नाम क्या है? जुनिया। दुनिया। ओके, झूनिया। ओके, ठीक है, इतनी बातें। इनकी दो बेटी भी है, इनकी दो बेटी भी है, क्या क्या नाम है? रूपा और सोना। रूपा और रूपा और सोना। तो कम से कम इतने पात्र तो याद रहना ही चाहिए। ओके, एक बहुत अच्छा पात्र है इसमें, सीलिया, बहुत अच्छी पात्र है। ओके, सीलिया शायद हमारे समय पूछा गया था। ठीक है, सर बेटी कौन कौन है? रूपा सोना। हम्म, ठीक है। एक मेहता है और इसकी प्रेमिका या साथ में रहने वाले डॉक्टर मालती है। मेहता और मालती, ये फिलोसफर है, ये डॉक्टर है। ये फिलोसफी झाड़ते रहता है और ये मालती। अंत में जो है गोबर के या दुनिया, और दुनिया के जो लड़का रहता है, ओके, उसकी इलाज यही करती है। ओके, उपन्यास में आप देखेंगे होरी कितने साल का है? 40 साल का। धनिया उससे छोटी है, 36 साल की। ओके, उसके बाद हम कुछ और पात्र देखेंगे, जैसे राय साहब है। राय साहब आपका हो गया। ओके, दाता दीन हो गए। ये सब पात्र आपको दिखेंगे। गोविंदी है, मालती मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, उसके बाद ओंकार नाथ है, ओंकार नाथ है। मिर्ज़ा खुर्शीद है, तनख्वाह भी है। ओके, कुछ कॉमेडी भी करते रहता है, कुछ चीज़ें कॉमेडी में चलते रहता है। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं। सहुआइन का नाम दुलारी, सहुआइन का नाम दुलारी है। ठीक है, और भी बातें हैं लेकिन हम जाने देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप भूल जाएंगे ना। ठीक, ओंकार नाथ के बाद क्या लिखे हैं? तनख्वाह दुलारी, तनख्वाह, तनख्वाह नाम है। ओके, अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, आपको पता है। पहला भाग 1941 में पब्लिश है और दूसरा भाग 1944 में। ठीक है, 41 और 44, इतनी बातें याद रहेगा तो ठीक रहेगा। देखिए, हमने आपको शेखर एक जीवनी के विषय में एक शॉर्ट बना करके बताया था। ओके, कुछ याद है? तो शेखर एक जीवनी तो में 4 खंड है। ओके, 4 स्टेज पे शेखर एक जीवनी का भाग 1 चलता है, पहले वो समझ लीजिए। ओके, और यहाँ से शायद प्रश्न बन गया था सीरीज में लगाने के लिए, या कुछ ऐसा बना था प्रश्न, और उसी प्रश्न का मैंने फ़ोटो खींच के शॉर्ट बनाया था। ओके, तो 4 खंड है इसका, भाग 1 का। पहला है जिसका नाम है उषा और ईश्वर, उषा और ईश्वर। ठीक है, दूसरे भाग का नाम है बीज अंकुर। ओके, बीज और अंकुर। तीसरे भाग का नाम है प्रकृति पुरुष, प्रकृति और पुरुष। और चौथे भाग का नाम है पुरुष और परिस्थिति। ओके, उषा ईश्वर बीज अंकुर। देखिए, सुबह नहीं हुआ है, सुबह होने के बाद बीज आया है ना, बीज बन के प्रकृति बना। ओके, और प्रकृति के साथ, प्रकृति यदि स्त्री है तो उसके साथ पुरुष भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज लगा सकते हैं, उषा, बीज, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, उषा, बीज, प्रकृति। यहाँ उषा का मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, बीज पर पड़ा है ना, एक स्त्री आई, स्त्री के बाद ही पुरुष आएगा। ओके,
तो कुछ इस तरह से दिमाग लगा के इसको याद रख लीजिए आप लोग। यहाँ से हो सकता है कि प्रश्न पूछ लें तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए। हालांकि दूसरे भाग में भी है, दूसरे भाग का भी नाम है ना, और जो कि कंटिन्यूएशन हो जाता है। ओके, दूसरे भाग में कंटिन्यूएशन होता है। ये जो पुरुष और परिस्थिति आप देख रहे हैं ना, दूसरे भाग की शुरुआत इसी से होता है। तो पहला इसका रहता है पुरुष और परिस्थिति, है ना। दूसरा क्या रहता है, बंधन और जिज्ञासा। ये 1944 वाला जो दूसरा भाग है, बंधन और जिज्ञासा। ओके, तीसरा पार्ट है शशि और शेखर, शशि और शेखर। चौथा पार्ट है धागे रस्सियां और गुंजर, गुंजर, धागे रस्सियां और गुंजर। ओके, ये बताइए ऐसा कुछ नाम आप पढ़े हैं, याद है? धागे रस्सियां और गुंजर, जैसे पंख पहिए करके। प्रमोद कुमार वीरवंशी, इतना पैसा क्यों भेजे हो भाई? चलिए, सर धागे रस्सियां और धागे रस्सियां और गुंजार, गुंजर, 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 झार नहीं, गुंजर। पहला क्या होता है? प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये जो था पुरुष और परिस्थिति। वाला क्या? हाँ, तो वही तो क्या हूँ, पुरुष और अच्छा, उसी मैंने कहा ना, कंटिन्यूएशन है। ठीक, चलिए अब हम इसके पात्र को देखेंगे। ओके, तो शेखर तो है ही, शेखर एक जीवनी है तो शेखर ही है, पहली बात। ओके, इनका एक उपन्यास है नदी के द्वीप, जिसमें भुवन रेखा नाम के, आपको बताया भी गया था ना जब आप सरस्वती पांडे पढ़ रहे। ओके, चलिए। और पहले भाग का नाम भी है उत्थान नाम है, ठीक है, और दूसरे भाग का नाम क्या है, ये उत्थान है। ओके, और इसका नाम क्या है, उत्कर्ष। दूसरे भाग का नाम उत्कर्ष है। ऐसा ही झूठा सच का पहले भाग का क्या नाम है? वैसे आएगा भी, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आएगा जब झूठा सच आपको बता रहे होंगे तो उस समय हम बताएंगे। तो ये नाम आप याद रखेंगे, है ना। पात्रों को देख लेते हैं। पात्र जो है शेखर एक जीवनी का, है ना। पात्र जो है आपका, सबसे पहला पात्र है शेखर, वो तो रहेगा ही भाई, शेखर की जीवनी है। सरस्वती, शारदा, ओके, फिर शशि भी है। इतने ही पात्र याद रखिएगा, ज़्यादा पात्र नहीं याद रखिए, नहीं तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। ओके, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि, इतनी बातें याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके, और इस उपन्यास की शुरुआत फांसी से होती है, शुरुआत फांसी से ही होती है। ओके, सच अ बिग सिली बॉय। कहाँ से सर? फांसी, 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 जिस जीवन को उत्पन्न कर हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ है उसी जीवन को छीन लेने में, उसी को विनाश करने में, ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। तो ऐसा है इसमें लिखा हुआ। ओके, चलिए अब हम चलते हैं बाणभट्ट के आत्मकथा की ओर। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन आपको पता है कि 1946 में है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन ये हो गया ना आपका। जी सर। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में है, ये पता है। ओके, और इसमें 20 चैप्टर हैं और उसका नाम 20 उच्छ्वास है। ठीक है, तो 20 चैप्टर है। और जब हम पढ़ रहे थे
है ना 2020 में। ओके, तो सच बताएं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो हम क्या किए थे, इसको समझने का एक नया तरीका अपनाए थे, है ना। एक उच्छ्वास पढ़ते थे और उसको लिख लेते थे कि हम समझे आखिर क्या। ऐसे ही हम 20 चैप्टर का समरी लिखते गए। ओके, उसके बाद सारे समरी को एक बार पढ़ लिए, हमें उपन्यास आराम से समझ आ गया। ठीक है, तो आप लोग को भी यदि समझने में दिक्कत हो तो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। ओके, इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा का टाइम पीरियड है 7th शताब्दी। ओके, शताब्दी, ओके शताब्दी 7th शताब्दी है। ओके, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इस 7वीं शताब्दी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा भाई चारू चंद्रलेख का टाइम पीरियड क्या है। चारू चंद्रलेख जो इनका उपन्यास है, ओके 1946 का है। सॉरी 1946 नहीं, 1963 का है, सॉरी। ओके, 63 का है। और इसमें जो है ना 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत का वर्णन है चारू चंद्रलेख में। ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी। ठीक, उसके बाद पुनर्नवा है, पुनर्नवा उपन्यास है इनका। ओके, पुनर्नवा उपन्यास है 1973 का है। ओके, और इसमें 4वीं शताब्दी का वर्णन है। तो 1946 में 7वीं शताब्दी, 1963 में 12वीं शताब्दी, पुनर्नवा 73 का है 4वीं शताब्दी। ओके, इतनी बातें याद रखेंगे। और लास्ट उपन्यास है कौन सा, वो अनाम दास का पोथा। ओके, अनाम दास का पोथा, और इसमें वही उपनिषद की बातें हैं, छंदोग उपनिषद और बृहद अरण्य उपनिषद जो है उसके बारे में है, उसके मतलब कंटेंट को उठा करके बातचीत की गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसके पात्रों को देख लेते हैं। ठीक है, पात्रों से प्रश्न बनेगा, ऐसा नहीं कि पात्रों से प्रश्न नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ओके, पात्रों से प्रश्न बनता है तो पात्रों से प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, हमारे समय बनता था, आपके समय भी बनेगा। ओके, और बहुत ज्यादा बड़ा था। 4वीं शताब्दी बोले। हाँ, पुनर्नवा अच्छा ये कहाँ से आ गया, 4वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी। एक मिनट हटा रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये सब तो आ गया। ठीक है, और 1976 में है अनाम दास का पोथा। ओके, उसमें उपनिषद के समय की बातचीत है, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। चलिए, तो इस उपन्यास में ना क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पात्रों को देखते हैं। पात्र हैं इनमें निपुणिका, निपुणिका जिसे न्यूनिया भी कहा जा रहा है, महामाया, ओके, भट्टिनी, भट्टिनी, ओके, फिर अघोर भैरव, और यही सब कारण है जिसे समझने में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है ऐसा नहीं है। तो ये सभी काल्पनिक पात्र हैं, कुछ इसमें रियल पात्र भी हैं, ऐतिहासिक पात्र भी हैं, ऐतिहासिक पात्र भी हैं जिसमें आप हर्ष को देख पाएंगे। ओके, बाणभट्ट जो कवि हैं उसको देख पाएंगे, मिलिंद को देख पाएंगे, उसके बाद राजश्री भी है, चल सकता है। इतनी बातें याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस उपन्यास का आधार ग्रंथ क्या है, हर्षचरित्र का बाणभट्ट, मतलब बाणभट्ट का हर्षचरित्र। ओके,
और इसमें कादम्बरी और रत्नावली का भी सहारा लिया गया है। पहले तो हर्षचरित्र है इसका आधार ग्रंथ, और इसमें कादम्बरी और रत्नावली का भी सहारा लिया गया। भूमिका पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। चलिए, क्या है सर? देवपुर, क्या? हर्ष मानभट्ट देवपुर और हर्षचरित्र, कादम्बरी और रत्नावली। ये सर इधर हर्ष मिलिंद मिलिंद अच्छा, देवपुत्र मिलिंद। ठीक है, ये जो आप लोग कहते हैं ना ब्योमकेश दरवेश कौन है, तो यही इसी उपन्यास में जिक्र है ब्योमकेश शास्त्री का, यहीं से बनता है ब्योमकेश दरवेश। ओके, इसी उपन्यास में शुरुआत में ही आता है ये ब्योमकेश। आप सर एक दिन बताए थे ना आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हम लोग सोचेंगे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो पढ़े ही नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी लिखे हैं सर, कैसे बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं रेणु जी के विषय में। ठीक है, जिनका मैला आंचल है आप लोगों को पढ़ना। इसमें मेरीगंज का जिक्र है, मेरीगंज। पढ़े हैं सर, भुला गए। ओके, इसमें भी बहुत सारे पात्र हैं, पात्र को गिनते रह जाएंगे। ओके, डॉक्टर प्रशांत इसी में है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत इसी में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मैला आंचल की तरफ। आपका हो गया ना इसमें? ओके सर, हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं मैला आंचल। ओके, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष आपको पता है ना? नहीं तो 54 सर, नहीं तो 54 सर, तो 54। ओके ओके ओके, ये सब क्या ओपन हो गया है? कहाँ जा गए? एक मिनट रुक जाइए इसको। चलिए, तो 1954 में ना। ठीक है, अब हम चलते हैं रेणु जी के उपन्यास ये मैला आंचल के पात्रों को देखने के लिए। ठीक है, किस गांव का जिक्र है? मेरीगंज का ना। ओके, जी सर। तो मेरीगंज का जिक्र है इसमें। पहले पात्र देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। आपके पास समय बहुत कम है, तो पात्र कम से कम पता रहे। ओके, तो सबसे प्रमुख पात्र इसमें प्रशांत, ठीक, और कमला। ओके, और प्रशांत की एक दोस्त रहती है जिसका नाम क्या रहता है? ममता, जो कि पटना से आई रहती है देखने के लिए। ओके, कमला जो है, इसके बाबूजी का क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद। ओके, तो ये बात आपके माइंड में रहेगा। एक स्त्री पात्र और भी है ना, लक्ष्मी, जिसको लक्ष्मी भी कहिए लेकिन लक्ष्मी बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया। और भी पात्र हैं, जैसे हमारा फेवरेट पात्र इसमें कौन है? हमारा फेवरेट पात्र है कालीचरण। इस उपन्यास को पढ़ते हुए, मतलब आपका भी फेवरेट हो सकता है। ओके, सोशलिस्ट पार्टी का नेता है ये, सोशलिस्ट पार्टी का नेता है कालीचरण, है ना। किस पार्टी से इस वजह से मेरा फेवरेट नहीं हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पार्टी एसोसिएटेड हूँ, पर ये है कि ये जो काम करता है ना, वो काम आपको अटैक करेगा। एक बलदेव है जो आपको महाबेवकूफ़ लगेगा, है कांग्रेस का, कांग्रेसी है ना, गांधी महात्मा करते रहता है लेकिन काम धाम का आदमी नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम बालदेव है, बलदेव जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक खेलावन है, खेलावन यादव टोला का है ना, खेलावन यादव टोली का है। ओके, ये जो आपका विश्वनाथ है ना, ये ठाकुर बिरादरी का है। ठीक।
ठीक। चलिए, उसके बाद हाँ, एक बावन दास भी है, वो भी गांधी जी का शिष्य है। ओके। और ममता भूलिएगा मत, ममता इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाती है छोटे कैरेक्टर होने के बावजूद भी। ओके। मेरीगंज जो है ना, मार्टिन की पत्नी के नाम पर पड़ा है। मेरीगंज का नाम मार्टिन किसके पत्नी पर पड़ा है? मार्टिन। ऐसा नाम मतलब उपन्यास शुरू करेंगे तो ही दिखेगा। मार्टिन की पत्नी है ना, मेरी के नाम पर बन जाता है मेरीगंज। ओके। और इसी गांव की कहानी है। ओके। उसके बाद और भी बहुत सारे पात्र हैं, है ना, जैसे लड़सिंह दास है और बहुत घटिया आदमी है, उस उपन्यास में जाएंगे, है ना। उसके बाद एक राम प्रिया है ना, तो ये भी कहाँ रहती है? मठ में रहती है। ओके। इतने सारे चीज़ हैं। वो रहता है वो जो मंदिर पर, हम्म। जो मंदिर पे रहते हैं बाबा, उसका नाम है। मंदिर पर जो रहता है उसका नाम जानना चाह रही हैं? हम्म, ठीक है। एक सेवादास भी रहता है, एक रामदास भी रहता है ना। लक्ष्मी पाई लक्ष्मी पर डोडे डालने रहता है। जी। हाँ, मंगला जो एक रहती है वो चरखा सेंटर की मास्टरनी रहती है। मंगला, मंगला चरखा सेंटर की मास्टरनी है ये मंगला। और जब मैं इलाहाबाद के स्टूडेंट को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये पढ़ा रहा था, ओके, तो बहुत शानदार, लगभग 3 से 4 घंटा इस पर बातचीत मैंने किया था। ओके। और वहाँ के बच्चे ऐसे इतने अच्छे थे कि सारे पढ़ के आए थे। तो जब मैं बात कर लिया पूरा 3 से 4 घंटा, और उसके बाद वो लोग भी अपनी बात रखे, तो कितनी बातें एडिशन हुआ। तो आप लोग भी कुछ पढ़िए लिखिए और इतनी देर बातचीत हो जाए, ऐसा आप लोग माहौल बनाइए कि हम किसी उपन्यास पर 3-4 घंटे बात कर सकें। ओके। सर अभी तो कितना सारा उपन्यास बचे हुए हैं, 12 बजे तक तो उपन्यास ही होगा। ओके। तो प्रशांत है, कोई बात नहीं, काव्यशास्त्र हम कल कर लेंगे, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम जरूर आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र यदि सही से पढ़ा दें तो 5 का 5 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, है ना। ठीक है, परसों मत पढ़ाइएगा सर, परसों चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपके पास यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो आपके पास तो परसों कितने बजे निकलना है? सवेरे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है ना। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है, क्या दिक्कत है। क्योंकि ओके, सर परसों हम भी निकलेंगे, इसलिए बोले 2 बजे से ठीक है, पहले ठीक है, ठीक है। तो ये सर हमको प्रशांत जो है ना, रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, इसलिए करा दीजिएगा। प्रशांत जो है, ये जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा है, बाद में पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की भी पढ़ाई करता है। ओके, मतलब CHS से पढ़ाता है जो यहाँ का ISC जो मतलब 12th करता है वो हिंदू विश्वविद्यालय से करता है, मतलब BHU से पढ़ता है, और फिर पटना मेडिकल कॉलेज से वो कौन सी बीमारी को के देखने के लिए गया था, तो सर मलेरिया। मलेरिया सेंटर बनाने के लिए गया था। ओके, मलेरियोलॉजिस्ट होकर के गया था। ओके, तो ये सब बातें हैं, बाकी विशेष बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं। चलिए, महिला आंचल में ना बिहार के 2 कवि का जिक्र है, एक तो विद्यापति नाथ और रामधारी सिंह दिनकर का भी जिक्र आता है। ठीक है, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। चलिए, ओके, तो हम नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। यशपाल जी के उपन्यास झूठा सच, आपको पता है 2 पार्ट में है। ओके, क्या क्या है झूठा सच के दोनों पार्ट का नाम? वतन और देश, देश का भविष्य। 1958 पहला पार्ट, 1960 में दूसरा पार्ट। ओके, ठीक है, तो ये 2 बात तो आपको पहले से ही याद रहना चाहिए। ओके, और सबसे बड़ा उपन्यास है, हमारे जो क्लासमेट्स थे वो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ लिए थे, मतलब शॉर्ट्स फॉर्म में पढ़े थे, लेकिन एक हम थे
है ना, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा करके लगभग हज़ार लगभग 1500 पेज कह सकते हैं, है ना, 1200 से 1500 पेज का ये उपन्यास है। ओके, और इसको मैंने दोनों पार्ट को पढ़ा था, इतना इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग को नेट जेरफ निकालना है तो इतना पढ़ने के लिए तैयार रहिए, है ना, कि हमारे 114 ना कर पाएँ, है ना। और हमारे समय में कट ऑफ गया था 95 या 96, ठीक है, जनरल कट ऑफ, और उसमें 114 था। ओके, तो ये बहुत होता है, पर आपके समय में जो भी कट ऑफ जाए, है ना, बस कट ऑफ से 1 नंबर आप अधिक ले आइएगा, जेआरएफ कट ऑफ। बाकी जिनको नेट होना है तो उनके लिए तो आसान है, ये सब नए भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पढ़ लीजिएगा। तो ये 2 पार्ट में लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, वतन और देश, और दूसरी तरफ लिखते हैं देश का भविष्य। ओके, ये तो बात याद रखेंगे। 58 में लिखते हैं और ये 60 में लिखते हैं। ओके, इतनी बातें याद रहना चाहिए। चलिए हम पात्रों को देखते हैं। इसमें इतना सारा पात्र है कि आप गिनते रह जाएंगे, है ना, गिन गिन के थक जाएंगे। और सबसे प्यारे पात्र इसमें कनक आपको दिखेगा, और सबसे शुरुआत में जयदेव नाम का एक पात्र रहता है ना, जयदेव पुरी। ओके, और वो शुरुआत में आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, जयदेव पुरी बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको, लेकिन बाद में ये पॉलिटिशियन के रूप में चेंज होता है और इतना खतरनाक हो जाता है आप समझ नहीं पाएंगे। इनकी बहन का नाम तारा है, और तारा जो है ना, जब ये जाती है लाहौर, मतलब ये भागते भागते लाहौर कैसे पहुंच जाती है, और वहाँ जो स्त्रियों का दशा है ना, वो सीन अभी भी हमारे, मतलब समझे कि हम 2020 की बात कर रहे हैं ना, 2020 में हम पढ़े होंगे, है ना, उस समय का एक लाइन हमारे माइंड में कौंधने लगता है। ओके, जो लाहौर में स्त्रियों के साथ हो रहा था। ओके, तो इसकी बहन का नाम तारा है और इसकी प्रेमिका का नाम है क्या, कनक। ओके, बहुत प्यारी लड़की रहती है कनक। ओके, तो ये बात है। और सारा हम कुछ देख लें, कुछ पात्रों को। तारा को मत भूलिएगा, तारा और कनक को। ओके, चलिए लाहौर का भी जिक्र है, भारत का जिक्र है, लखनऊ का जिक्र है ना, नौकरी के लिए भटक रही होती हैं तो कनक ही। ओके, शीला नाम की एक कैरेक्टर यहाँ है। कनक की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम क्या रहता है, जया। चलिए, और इसमें पूरा जो है किसका वर्णन है, 1942 से 1957 के बीच का वर्णन है। 1942 से 1957, ठीक है, 47 नहीं 57, ठीक है। ये यहाँ देश आज़ाद होता है, ठीक है, और बाद में आप देखेंगे 10 साल का वर्णन है, ठीक है, दूसरे पार्ट में 10 साल का वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। 42 से 47 पहले पार्ट में, बाकी दूसरे पार्ट में। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग अब ऑन है, मतलब बीच में कुछ देर के लिए ऑफ किया गया था, एक कॉल आ गया था उसके बाद, है ना। परेशान कर दी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कुछ लोग इस पे आरोप भी लगाते हैं ना कि ये पत्रकारिता टाइप में लिख दिए हैं पूरा। ओके, यहाँ ऐसे लग रहा है कि जो है पत्रिकाओं का कतरन आप पढ़ रहे हैं, और ऐसा आपको फील होगा, और मुझे भी फील हो रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे फील नहीं हो रहा था। ओके, चलिए अब हम मानस का हंस की तरफ चलते हैं। 1916 में पैदा हुए हैं अमृतलाल नागर, आपको पता है, बताया भी थे। और मानस के हंस का प्रकाशन कब होता है? 1972। ठीक है, 72 में पब्लिश होता है, और 1916 में अमृतलाल नागर आते हैं इस पृथ्वी पर। ओके, और इसमें किसका वर्णन है, कौन कवि है? तो मानस का हंस, मानस बोला जाएगा तो वर्णन होगा, ठीक है।
ओके, चलिए, तो इन उपन्यासों की भूमिकाओं को यदि आप लोग पढ़े रहते तो एक आध प्रश्न और सही हो जाता आपका, है ना। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पढ़े रहते तो कहीं ना कहीं सही जरूर होता। ओके, एक अमृत मंथन नाम का एक इनका साक्षात्कार था, आपको याद है? शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी किए थे संकलन। कभी न कभी प्रश्न आया था, कहीं न कहीं पूछा भी गया था अमृत मंथन के विषय में। ओके, खैर हम ओके, ये देखिए, इस उपन्यास का भूमिका जब पढ़ेंगे ना, इस उपन्यास का जब भूमिका पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये समर्पित किसको किए हैं? धर्मवीर भारती को। और दूसरी तरफ समर्पित जो किया जाता है ना, बुक को समर्पित, ओके, तो ये धर्मवीर भारती को समर्पित करते हैं। और इनको जो है प्रेरणा किससे मिलता है कि ये उपन्यास लिखा जाए? ओके, तो महेश कौल नाम के व्यक्ति रहते हैं, फिल्मकार हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये लिखा जा रहा था। ओके, तो और ये एग्जैक्ट डेट देखा जाए, अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एग्जैक्ट डेट पूछ दिया था। ओके, तो 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन इसे कंप्लीट किया गया था। ओके, लिखना ये आरंभ किए थे 4 जून 1971 को। ओके, और ख़त्म हुआ था रामनवमी के दिन 23 मार्च 1972। 23 मार्च 1931 को फांसी डेट हुआ था ना, फांसी किसी का हुआ था, है ना, हमारे जो 3 भगत सिंह और के साथ जो, भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह के साथियों का जब फांसी हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव। हाँ, राजगुरु ना। तो 23 मार्च आप भुलाएंगे नहीं, और 1972 तो आप पहले से याद कर रखे हैं। ओके, चलिए, आगे हम देखते हैं। तो महेश कौल से इन्हें प्रेरणा मिला था कि भाई इन्हें बोले होंगे तुम लिखो, महेश कौल बोले थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये क्या क्या पढ़ते हैं? तो मुख्य रूप से ये कवितावली पढ़ते हैं इस उपन्यास को लिखने के लिए, कवितावली और विनय पत्रिका। कवितावली और विनय पत्रिका पढ़ते हैं, ये भी याद रखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, गिनने लगेंगे तो गिन के पता चलेगा, 60 के आसपास पात्र हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहला पात्र तुलसीदास जी होंगे, तुलसी, इनकी पत्नी होंगी रत्नावली। ठीक है, और भी नाम हैं, जैसे जैसे एक है दीन बंधु, ये भी एक पात्र है। गंगाराम, ये भी एक पात्र है। उसके बाद जाने देते हैं, एक बेनी माधव करके पात्र है, बेनी माधव। ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। ओके, तो फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ते रहेगा और आप कहेंगे क्या चल रहा है। ओके, चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व सानी का उपन्यास 1973 में प्रकाशित है, तमस। ओके, और इसी पे इनको साहित्य अकादमी में मिला है, आपको पता है, हाँ कि ना? विश्व सानी कब पैदा हुए हैं? 1915 ईस्वी। ओके, ठीक है, तो तमस का प्रकाशन 1973, आप समझ गए। ओके, और यह भी उपन्यास मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ओके, तो नत्थू जो है वो सुअर मारता है, ऐसे ही शुरुआत ही होता है, सुअर मारने की कहानी से शुरुआत होता है। नत्थू सुअर मारता है और इसको, और रात भर में सुअर मार पाता है। ओके, सुअर बहुत जो है कठजीव होता है, जल्दी मरता नहीं है ना। और इसको मारने के लिए कौन कहा था? मुराद अली। ओके, जो मुसलमानों में सुअर जो है पवित्र नहीं है या पवित्र है, कोई बताएंगे? सभी ना हमारे साथ जुड़ी हैं, बताइए। जी सर, हराम माना जाता है, पवित्र नहीं माना जाता। पवित्र नहीं माना जाता है, तो यहीं से मामला बढ़ जाता है, एक सुअर मार के फेंक दिया जाता है ना, और फिर यहीं से मामला
बढ़ता है और फिर आग लगने तक आ जाता है। ओके, और इसको कितना रुपया दिया रहता है सुअर मारने के लिए? 5 रुपया। 5 रुपये में, हालांकि 1947 के समय की बातचीत है तो आप समझिए 5 रुपया बहुत होता है। ओके, तो 5 रुपया दिया रहता है। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी भी रहता है ना, उसका नाम मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रहे तो अच्छा रहेगा, है ना। एक व्यक्ति जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जर्नैल जाता है ना। तो वह टेक सिंह आप पढ़े होंगे, मुझे जर्नैल को देख करके वैसा ही लगते रहता है ना। तो जर्नैल जो है ये सबसे आगे रहता है लोगों को मिलाने में, और साथ ही साथ कोई काम करना रहे सामूहिक काम तो सबसे आगे रहता है जर्नैल। ओके, उसके बाद हम जो चाह रहे हो उस अंग्रेज़ का नाम हमें दिख जाए। हाँ, जर्नैल नहीं, जर्नैल तो आपका, हाँ, रिचर्ड। ओके, तो रिचर्ड, ओके, रिचर्ड अधिकारी रहता है वास्तव में। ओके, और ये चाहता तो जो दंगा उंगा हो रहा होता है ना, उसको रोक सकता था। वो, इसके पास पावर था कि एक बार एरोप्लेन गुजार दे शहर के ऊपर से तो दंगा रुक जाए, लेकिन ये अपनी पत्नी को कहते रहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, और इसकी पत्नी का क्या नाम रहता है? लीजा। ओके, इसके पत्नी का नाम लीजा रहता है। ओके, तो इतनी बातें याद रखेंगे। और भी बहुत नाम है, जैसे हरनाम सिंह, ओके, देवव्रत। ऊपर क्या लिखे हैं? क्या? ऊपर नहीं समझे? ऊपर दिखाइए सर, क्या लिखे हैं? लीजा, लीजा, अच्छा इधर मुराद अली के मुराद बाद अली, मुराद अली यही शुगर मरवाने का नेता देता है किसको? नत्थू को। 5 रुपया में कहता मार दो भाई शुगर। अच्छा नक्शे लिखे हैं। नत्थू। ओके, ये भी उपन्यास बहुत, मतलब आपको, आपका शरीर कांपेगा। ओके, ये पढ़ते हुए, है ना। हमने तो पढ़ा, तो मेरे साथ तो यही हो रहा था। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, कि जिससे कि आप यदि अभी नहीं तो जब आपको मौका मिले चेयरअप होने का, नेट होने का, उस समय आप हो जाएं। ओके, चलिए। तो मस्जिद में सुअर मार के फेंक दिया जाता है और फिर वहीं से मामला दंगा का रूप ले लेता है। ठीक है, मरवाता यही है मुराद अली, और मुराद अली ही कहते रहता है कि तुम लोग ये ना करो, वो ना करो ना, लड़ाई झगड़ा ना करो, लेकिन कह तो रहा होता है ये कि लड़ाई झगड़ा ना करो, और मरवा के यही फेंकता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास कहाँ तक पहुँचे हम लोग। चलिए, पहुँच गए हैं, ख़त्म होने ही वाला है। ओके, थोड़ा बहुत ही भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप जो है कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल का। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए उनके लिए है। ओके, चलिए, तो श्रीलाल शुक्ल कब पैदा होते हैं? 1925 में, और 1925 में कृष्णा सोबती भी पैदा होती है, और इनका उपन्यास राग दरबारी 1968 में आता है। ठीक है, और ये भारत आपका ओके, ये क्या है? चलिए, एक नया स्टूडेंट आज जुड़ा है। एक मिनट, इन्हें मैसेज कर देता हूँ। ये याद रखेंगे, और भूमिकाओं को आप पढ़ लिए होते तो और अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो इन पर ही इनको
साहित्य अकेडमी मिला है 1970 में, ठीक है, 1970 में इनको क्या मिला है, साहित्य अकेडमी, ये याद रहेगा। ओके, और इसे जो है दूरदर्शन पर भी दिखाया गया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग। ओके, बिल्कुल इसमें सिस्टम पर व्यंग साधा गया है। ओके, इतना, और ख़ास करके एजुकेशन सिस्टम पर। ओके, और इसमें किस, जैसे मेरीगंज का जिक्र था, ऐसे ही इसमें कौन से गंज का जिक्र है, सिपालगंज का। ओके, महिला उपन्यास में मेरीगंज का था, तो यहाँ कौन सा गंज है, सिपालगंज, ठीक है, सिपालगंज का जिक्र इसमें है, ठीक। और ये यूपी का गांव है, अब अवध के क्षेत्र में है ये। ओके, और इसमें मेन व्यक्ति कौन रहता है, रंगनाथ। ओके, प्रतिभा अग्रवाल ही रंगनाथ की वापसी नाम से इसका अनुवाद करते हैं, आपको याद है? जी सर, रंगनाथ की वापसी, है ना, नाटक के रूप में। ओके, तो ये है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो है कहीं न कहीं इसमें मन्नू भंडारी का भी रोल रहा होगा। ओके, प्रतिभा अग्रवाल है तो कहीं न कहीं मन्नू भंडारी का भी इसमें रोल रहा होगा, भले आप लोग प्रतिभा अग्रवाल के रूप में देखते हैं, और कहीं न कहीं मन्नू भंडारी भी होंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर रंगनाथ है। ओके, और वैद्य जी का भांजा है ये रंगनाथ। ओके, शोध कार्य के लिए आता है, और इतिहास विषय से एमए है, एमए इन हिस्ट्री। ओके, और छंगामल इंटर कॉलेज है ना, इसका भी वर्णन है, छंगामल इंटर कॉलेज, सिंहपालगंज के कॉलेज का नाम है छंगा लाल इंटर कॉलेज, INT कॉलेज। ओके, वैद्य जी का हो ही गया जिक्र, क्योंकि रंगनाथ जो है वैद्य जी का क्या है, भांजा है, मतलब वैद्य जी इनके मामा जी हैं। और छंगामल जो है इस इंटर कॉलेज का ही दुर्गति दिखाया गया है इसमें, ठीक है। एक रुप्पन बाबू हैं, है ना, तो मेरा भाई है इसका, रुप्पन बाबू 18 साल का है। ओके, ये क्या लिखे हैं सर? कौन ये? हिस्ट्री के नीचे छंगा लाल की क्या है? छंगामल इंटर कॉलेज। ओके, ऊपर कैसे लिखे समझ में नहीं आया। रुप्पन बाबू, रुप्पन बाबू। ओके, चलिए, कौन है रूपन बाबू, क्या बोले? मैंने कहा भांजा, ये जो है ना वैद्य जी का लड़का है, तो रंगनाथ का ममेरा भाई हुआ ना। सर कहाँ से इतना आवाज आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। म्यूट हो जाइए जी, किसी की आवाज़ आ रही है, म्यूट होइए। तो इस एक बार और रूपन से बता दीजिएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ रुप्पन बाबू जो है ना, वो वैद्य जी का लड़का है 18 साल का, और इसका मतलब हुआ कि रंगनाथ का ममेरा भाई है। ओके, चलिए, और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है कि नहीं, है ना? किसी का चक्कर में मिला। 2009 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद है अमरकांत? जी सर, अमरकांत के साथ, जी सर, शीला से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, कृष्णा सोपती जी हैं, 1925 में ही पैदा हुई हैं। ओके, और जिंदगी नामा कब आता है? 1989 में। 79, 89 और 79 में अंतर आप लोग समझ रही हैं ना। 2019 में मर गई थी ये। ओके, और सौभाग्यशाली हैं कि इनको देख पाए हैं हम। ओके, क्योंकि हम हिंदी के दुनिया में 2016 में आए थे। ओके, उसके बाद हम एक्टिव थे और दिल्ली में ही रहती थी, तो हम जो साहित्य आज तक होता है उसमें इनको देखे थे। ओके, तो इसमें आप देखेंगे शाहजी हैं। ओके, और आपको एक कहानी पढ़ाया गया था, साहनी है,
सिक्का बदल गया, उसी के पात्र ये आप देख पा रहे हैं। ओके, शाहजी और शाहनी। ओके, एक सलामत अली है। उसके बाद एक काशी शाह है। ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये किस गांव का वर्णन है, इसमें किस राज्य का वर्णन है, तो पंजाब। ओके, और किस जिला का, तो कहा जाए गुजरलाल जिला है। ओके, लेकिन पंजाब आप याद रख लीजिए, ठीक रहेगा। सलामत अली शाह। सलामत अली, काशी शाह, काशी अच्छा। शाह, सलामत अली, शाहनी और शाहजी। और इनके पुत्र भी हैं, एक शाहजी और शाहनी के एक पुत्र हैं लाली। ओके, चलिए। हालांकि देखिए, ये उपन्यास पढ़ने में मुझे दिक्कत हुई थी क्योंकि इसमें पंजाबी काफ़ी अधिक है। इसको बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा था, लेकिन पढ़ने की कोशिश की और फिर ख़त्म भी किया, बस दिक्कत तो हुई है। ओके, चलिए अब अंतिम उपन्यास आई थिंक है, एक और है ना, 2 उपन्यास हैं। ठीक है, मन्नू भंडारी जी हैं। 1900 कब पैदा होती हैं, 31 में। मन्नू भंडारी पैदा होती हैं 1931 में, है ना। और कहाँ पैदा होते हैं ये भी आपको बताया गया था, बानपुरा में, मध्य प्रदेश। ओके, तो चलिए, तो यहाँ बाल मनोविज्ञान का वर्णन है आपका बंटी में। बिल्कुल बाल मनोविज्ञान, बच्चा क्या सोचता है संसार के बारे में, माँ बाप के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो इस उपन्यास में जो बंटी है, ओके, तो वास्तव में बंटी इसको लेते हैं, और ये बंटी जो है ना, पूरे बाल समाज जो है भारत का, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसकी माँ का नाम रहता है शकुन। ठीक है, इसके बाबूजी का नाम रहता है अजय। तो बंटी क्या प्रेजेंट करता है? बंटी जो है ना, इस भारत के बच्चों के मनोविज्ञान का, या पूरे बच्चा समाज जो है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सर यहाँ पे बाल समाज को। ठीक है, तो शकुन इसकी मम्मी है बंटी की, और अजय बत्रा पापा है। ठीक है, और दोनों में डाइवोर्स हो गया। ठीक, अजय बत्रा बंटी को काफ़ी चाहता है ना, लेकिन इन दोनों के बीच मनमुटाव होता है और डाइवोर्स भी हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है और ये किधर रह रहा होता, कलकत्ता में। और ये आपका बंटी जो है ना, आपको फील देगा कि इनके निजी जीवन का ही वर्णन है। कितने साल का बंटी है, 10 साल का बंटी, 10 साल का। ओके, और ये कलकत्ता चले जाता है, और ये कहाँ रहती है, दिल्ली में। और ये दिल्ली में बिल्कुल ना, मैं कह रहा हूँ, ये अपने ही विषय में लिखी है, ऐसा आपको फील देगा, क्योंकि ये कॉलेज की प्रिंसिपल है, मिरांडा हाउस में पढ़ाती थी ये, है ना, मन्नू भंडारी। ओके, ठीक है। और बाद में क्या होता है भाई, डाइवोर्स हुआ है तो आगे कुछ तो होगा। तो ये क्या करती है, शकुन जो है डॉक्टर जोशी के साथ विवाह कर लेती है। ओके, जिसको बंटी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और अजय बत्रा किसके साथ विवाह कर लेता है, मीरा के साथ। ठीक है, ओके, और
जो डॉक्टर जोशी हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। ओके, अम्मी और जोत। ठीक है, हालांकि ये सब ना याद रहे तो चलेगा, लेकिन ये शकुन डॉक्टर जोशी से ब्याह करती है और अजय बत्रा मीरा से ब्याह करता है। ओके, ये बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। और ये लड़की है, जोत जो है लड़की है। और ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट उपन्यास के तरफ चलते हैं। ओके, एक बच्चा पैदा और होता है, किसको? अजय को। बंटी तो पैदा हुआ ही है। ओके, लेकिन अजय और मीरा से एक बच्चा पैदा होता है ना, इसका नाम है चीनू। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा कि इतना से शायद आपको कम पड़े एग्ज़ाम में, हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि टेस्ट पूछ दिया जाए अंदर से तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, या फिर कहानी को आधार बना करके आप थोड़ा गेस कर पाएँ तो हो सकता है। ओके, जगदीश चंद्र के विषय में देखते हैं। ठीक है, तो 1930 में ये पैदा होते हैं और इनका धरती धन अपना कब आता है बताया था। 1972 ठीक है, 1972 में। ओके, चलिए जिस वर्ष क्या आता है, मानस का हंस ना। ओके, तो ये जो है ना पंजाब का ही एक गांव है, पंजाब में एक गांव है होशियारपुर। होशियारपुर। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ओके, और उसमें एक गांव है घोरे वाहा। ओके, घोरे वाहा गांव का वर्णन है इसमें। ठीक है, और ये वास्तव में नानी के गांव में रहता था और वहीं से यह उपन्यास उठा है। ठीक है, यह उपन्यास अपने नानी के ही यहाँ से उठाया है और मैं भी चाहूँ तो अपने नानी गांव के स्मृति के आधार पर एक उपन्यास लिख सकता हूँ। ओके, बचपन की बातें, और काफ़ी शानदार रहा है मेरा बचपन नानी गांव वाला। उसके बाद तो ऐसा स्टूडेंट बन गया कि पढ़ने से ही मुझे छुट्टी नहीं रहता था। शुरुआत में मैंने सबको परेशान किया था, कोई मुझे पढ़ा नहीं सकते थे। जब पढ़ने लगा तो फिर मामला गड़बड़ हो गया कुछ ज़्यादा ही पढ़ दिया मैं। उसके बाद काली मुख्य कैरेक्टर है इसमें। कालीचरण किस उपन्यास का कैरेक्टर है? महिला है। काली किसका उपन्यास है? धरती धन्ना। धरती धम्मा अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी एक ज्ञानो है लेकिन यहाँ। ठीक है, उसके बाद हरनाम सिंह है, चौधरी हरनाम सिंह, बहुत खत्म आदमी। तो ज्ञानों में तो नाम था उसमें जेठानी का। हाँ, यहाँ भी है ज्ञानो। ठीक है, उसके बाद एक लालू पहलवान है, आपको अच्छा लगेगा ये लालू पहलवान। ओके, जब इसका कमर तोड़ देता है ना तो ये लालू पहलवान के पास ही पहुंचता है और वो इसकी सेकाई मालिश करता है और वो ठीक होता है। ठीक है, इसमें एक प्रीतो भी है, लच्छो भी है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस उपन्यास में। ओके, चलिए तो ये वो क्या लिखे हैं सर? लच्छो लालू पहलवान के ऊपर। लालू पहलवान के ऊपर हरनाम सिंह। ओके, इससे गांव परेशान रहता है।
सर चौधरी क्या बोले हैं? चौधरी हरनाम सिंह। ओ ओके सर। ठीक है, चलिए। काली के चाची का नाम, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं रहती है, चाची ही रहती है। ओके, और इस उपन्यास में आप देखेंगे चाची प्रतापी ऐसे ही लिखा जाता है, इस उपन्यास में ऐसे ही है, चाची प्रतापी। तो काली के चाची का नाम है चाची प्रतापी। ओके। और कौन सा, ये जो है कानपुर गया था कमाने और 6 साल बाद आया है। कानपुर से कमा के आया है। ठीक है, और फिर जो है, और ज्ञानो जो है ना, ज्ञानो, ओके, ज्ञानो बहुत दर्दनाक होता है इसके साथ। ओके, सर कानपुर कौन गया था? काली गया था, काली कमाने, तो एक ही व्यक्ति का जिक्र ऐसा हुआ है। तो ज्ञानो जो ये जो है काली की प्रेमिका है और बहुत दिल से चाहती है, लेकिन इसकी मृत्यु होती है उपन्यास के अंत में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ज्ञानो की मृत्यु होते जाती है। और नायिका यही है, काली है क्या? हाँ, काली की प्रेमिका, मतलब प्रेमिका है ज्ञानो, और ये शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है और इसकी माँ इसको मार मार के मार ही देती है, मंगू। ओके, मंगू की माँ जो है मार मार के मार देती है। ठीक है। काली के पिता का भी जिक्र आता है, जिसका नाम मारबा है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, और हम देख लेते हैं ऐसा कुछ हो। और मतलब उपन्यास का जो अंत होता है ना, सही में जब, और इस उपन्यास को समझिए कि मैं चांदनी रात में पढ़ गया था, तब लाइट कटी थी और मैं उपन्यास ये पढ़ रहा था छत पे। ओके, और 2020 या 20 की ही बात होगी, क्योंकि मैं 2020 के नवंबर में ही जेआरएफ हो गया था। ओके, तो 2020 की ही बात होगी, और ये हमारे बीए के सिलेबस में भी था। ओके, तो दोनों काम हमारा एक साथ हो रहा था। ओके, तो ये अच्छी बात है कि मैं पहले पढ़ गया था, फिर से दूसरी बार पढ़ा। ओके, तो ऐसी स्थिति थी कि मैं उपन्यास को छोड़ ही नहीं पाया, और मैं चांद के रोशनी में उस उपन्यास को पढ़ गया था। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ने के प्रति आप लोग भी ऐसा जुनून लाइए कि पहली बार में आप इतना अच्छा कर सकते हैं। ओके, ऐसा जुनून चाहिए तो ही हो सकता है। हाँ, एक चीज़ है, आप लोग घर पे रहते हैं, मैं समझता हूँ, है ना, पर क्योंकि मैं भी उस समय कोचिंग पढ़ाता था। इवन उसी समय रेलवे के बच्चे हमसे पढ़ने आते थे, एसएससी के बच्चे पढ़ने हमारे रूम पर आते थे। ओके, तो फिर भी मैं खुद के लिए समय निकालता था, पढ़ता था। ओके, चलिए। लच्छो के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ये जो लच्छो आप देखे थे ना, लच्छो से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेता है। हरनाम सिंह का लड़का है, हरदेव सिंह। ओके, और ये उपन्यास वही दिखाएगा कि भाई, और दलित विमर्श का उपन्यास है। ओके, ये दलित विमर्श, क्योंकि जो काली है ना, जाति से चमार है। ओके, तो दलित विमर्श का उपन्यास है, और कैसे जो है समाज के ऊंचे तबके के लोग, है ना, हरनाम सिंह, हरदेव सिंह, इस तरह के लोगों द्वारा शोषण किया जाता है समाज में, है ना, इसको दिखाया गया है। ओके, और एक बिशन दास जो है ना, बिशन दास दलितों का पक्ष रखता है, और ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। ओके, खैर जो भी बातें हैं, काली का एक स्टेटमेंट इसमें बहुत शानदार है, हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं। ओके, ऐसे ही अभी जो पंचायत का सीज़न आया है 4, उसमें कहता है हम गरीब लोग हैं, है ना, ईमान नहीं बेच सकते, ऐसा कुछ है, विनोद बोलता है ना। तो ऐसा ही काली बोलता है, हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं, डर डर के जीने से अच्छा है मर जाना ना। इस तरह के स्टेटमेंट्स काली देता है। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की सभा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट टिक लगवाइए ना सर, हाँ, इम्पोर्टेंट